अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, जब हम पाकिस्तान की फिर ख़ास तौर पे हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो आम आदमी के दिमाग में यही तासुब है कि जब भी कोई क्राइम हो जाता है या कोई सिनेरियो हो जाता है तो सिस्टम बहुत स्लो है, जस्टिस जो है डिले हो जाता है। इसी पे आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर साहब, जिन्होंने अपने जुडिशरी से चंद एक दोस्तों के साथ और सीनियर्स के साथ मिलकर एक पिटिशन दायर की, जिसके मुतालिक ये कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये स्लो हो जाता है, इसके अंदर फ्लॉस क्या है और फिर इसकी करेक्शन क्या है और फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे खैबर पख्तूनख्वा में होगी। और साथ ही साथ ये कि ये खैबर पख्तूनख्वा के उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि ये एक्सेप्ट भी होगी और पूरे पाकिस्तान में ये पहली ऐसी पिटिशन है कि जिसमें क्रिमिनल जस्टिस या क्रिमिनल लॉ की हम बात करें तो आपका सिस्टम भी तेज़ होगा, जल्दी इंसाफ मिलेगा और अगर आपने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया और वो साबित हो गया तो इस पिटिशन के थ्रू आप भी सज़ा के मुस्तहिक होंगे। आइए हम जानते हैं बैरिस्टर आमिर साहब से कि ये पिटिशन एक्चुअली में है क्या। चंद एक अल्फाज में हमें इसका खुलासा बता दें। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सॉरी अगर मुझे आपकी ये थोड़ी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करने में मुझसे कोई गफलत होगी, उसके लिए माजरत। ये बताएं कि हमारा ये जो सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस का, ये क्यों इतना कमज़ोर है और फिर जो पिटिशन थी इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? देखिए जी, हमारा जो सिस्टम है वो कमज़ोर इसलिए है क्योंकि हमारा बहैसियत कौम हम अनफॉर्चुनेटली कभी कभार क्या कि बहुत टाइम हम ऐसी दावेदारी करते हैं कि जिन दावेदारियों का कोई फैक्चुअल नेक्सस नहीं होता। सही। एक तो मसला ये होता है कि हम गलत दावेदारी हमारे कौम में, हमारे माशरे में एक रुझान सा बन गया है। एक तो क्रिमिनल लिटिगेशन सिस्टम इसकी वजह से सफ़र कर जाता है, दूसरा इसकी वजह से सफ़र कर जाता है हमारा क्रिमिनल लिटिगेटिव सिस्टम कि अगर कहीं सही दावेदारी हो भी जाती है, और जो होते हैं ऐसे भी नहीं है कि हर दावेदारी झूठी होती है, बहुत सी दावेदारी सच्ची होती है, लेकिन उन दावेदारी को साबित करने के लिए जो तफ्तीशी इक़दामात लेने ज़रूरी होते हैं तो वो हम लेने से फिर कासिर हो जाते हैं। सही। पुलिस वालों की गफलत की वजह से, प्रोसिक्यूशन की गफलत की वजह से ऐसे अहम शवाहिद जिससे वो इल्ज़ाम साबित हो सकता था वो ज़ाया हो जाते हैं। और हमारा जो आईन है और जो हमारा कानून है, बल्कि जो हमारा इस्लामिक लॉ है, वो यही हमें, उनकी यही कमांडमेंट्स है कि जो इल्ज़ाम लगाता है वही उसको साबित करेगा और शक का फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को जाएगा। तो हमारे लिटिगेटिव सिस्टम में जो मसले हैं वो मेरे और आपके ही बनाए हुए मसले हैं। तो उन मसलों को पहचानना और उसकी फिर रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, उसके बाबत हमने ये रिट पिटिशन फाइल की थी, जो कि फिर हाई कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी और अभी उसके इम्प्लीमेंटेशन के समरात आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सूबे का अवाम को इंशाल्लाह मिलेंगे। सही। इस पिटिशन में कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जिनको आपने टारगेट किए या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे? लेट्स से एक क्राइम हो गया है, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगी, उसके बाद किस किस तफ्तीश से गुजरूंगी, किन चीज़ों का आपने एड्रेस किया है, उसके मुतालिक भी बताएं। जी, पहले तो इस पिटिशन में हमने बेसिकली जो जिन बेसिक हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे फौजदारी निज़ाम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया। वो फॉल्स नॉमिनेशन हो गई, मोड एंड मैनर गलत बयान का। फॉर इंस्टेंस, मैं अभी इधर आपके साथ बैठा हूँ, मेरे गांव में कोई वकुआ हो जाए और पुलिस को पता है कि ये इधर है लेकिन मुझे मेरी मुद्दत में रिपोर्ट काट ले। वो ऑब्वियसली पुलिस खुद नहीं करती, मेरे इंस्टेंस पे ही करेगी, लेकिन कहने का मकसद ये कि प्रोक्योरमेंट ऑफ विटनेसेस के गवाह एक जगह बैठा हो, पुलिस ने उसको दूसरी जगह दिखा दिया हो अपने केस को मजबूत करने के लिए, फिर गैर मयारी तफ्तीश हो गई, फिर ये फॉल्स चार्ज के अलावा ये जो प्रोग्रेस FIR हम कहते हैं, पुलिस वाले महीने के हिसाब से कहते कि जी मई 2025 में हमने या मार्च 2025 में हमने 100 FIRs किए थे, तो अभी हमारे तासुर में कि मार्च 2026 में हमने 110 करने। तो वो प्रोग्रेस FIRs, अपने प्रोग्रेस शो करने के लिए झूठी बूटी FIRs करना,
फिर गवाहान का अदालत को बर वक्त ना पेश होना, फिर डॉक्टर साहिबान की गफलत की वजह से मुलजिम को बेजा फ़ायदा पहुंचना, तफ्तीशी अफसर की गफलत की वजह से मुलजिम को बेजा फ़ायदा पहुंचना, और ऐसे कई एलिमेंट्स जो हमारे बेसिक फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, उनके बाबत हमने ये रिट पिटीशन की थी। आपका जो दूसरा है कि किस तरह, मतलब पहले तो ये होता है कि जब भी हमारे इस डिस्कशन के पर्पसेस के लिए हम यही कह देते कि जब भी कोई जुर्म होता है तो उसकी सुनवाई के लिए बंदा सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। ऐसे इधर से हमारा फौजदारी का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, पुलिस को चौकी में, थाने में या अस्पताल में वो रिपोर्ट करता है कि मेरे साथ ये वकूआ हुआ और इस वकूए के लिए मैं XYZ को चार्ज करता हूँ। अगर बंदों को जानते तो नाम बताते, नहीं जानते तो नाम नहीं बताते, और इससे FIR का इंदराज होता है और उसके बाद फिर बाकायदा तफ्तीश शुरू हो जाती है। अच्छा, आमिर साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में नाकिस तफ्तीश कितनी बड़ी वजह है कि सज़ा कम हो जाती है मुलजिम की, और क्या इस वजह से लोग का इंसाफ से जो एतमाद है वो उठ रहा है या खो रहा है उनका इंसाफ से एतमाद? देखिए, नाकिस तफ्तीश की वजह से इक्विटल जब होती है, मुलजिम बरी होता है, तो ये मुलजिम पे कोई एहसान नहीं है, ये हमारे कानून, आईन और हमारे शरिया लॉ का मैंडेट है। ठीक है जी, क्योंकि जब भी शक पैदा होगा, शक का फायदा हमेशा मुलजिम को ही पहुंचेगा। सही। अब ठीक है, अगर मैं मुद्दई हूँ, मेरे साथ मेरे हक में फैसला नहीं होता और एक बंदे को बरी कर दिया जाता है, हालांकि पूरा गांव इस चीज का, फॉर इंस्टेंस, या पूरा शहर इस चीज के बाखबर होगा कि कत्ल फलाने बंदे ने किया, ठीक, लेकिन देखिए, हमें फिर चाहिए कि अगर हम निज़ाम से गिले करते हैं या हम निज़ाम से मायूस होते हैं तो कम से कम फिर हम अपने गिरवान में भी देख लें, हम अपने आप को भी देख लें, अपने कंडक्ट को भी देख लें कि हम सच्ची गवाही नहीं करते। काम अगर मैंने किया हो, खुदा ना खास्ता मैंने कोई ऑफेंस किया हो, तो मुझ पे शायद वो पर्चा नहीं काटेंगे कि इस पे क्या करते हो यार, ये तो वैसे भी किसी काम का नहीं, भाई पे काट लो या वालिद साहब पे काट लो। ऐसे तो एक तो हम ये काम करते हैं, ऊपर से फिर जी गवाह बैठा होता है कहीं और, वो आ जाता है, उसके लिए FIR को वेट में रखा होता है, वो आता है, वो कहता है कि मेरे सामने वो कुआ होता है। फिर जब अदालत कल को उसकी गवाही को रद्द कर देती है, फिर लोग कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। तो इंसाफ बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन ये है कि बाज जेन्युइन केसेस में भी हमारी तफ्तीश का मायार इतना गिर चुका है, इतना नाकिस हो चुका है कि उसकी वजह से मुलजिम को शक का फायदा मिलता है और मुलजिम बरी हो जाता है। सही। बैरिस्टर साहब, आपने FIR की बात की, तो FIR को कितनी हतमी सच समझ लिया जाता है? हालांकि सिर्फ इब्तदाई रिपोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ इब्तदाई रिपोर्ट ही होती है, तो क्या ये गलत सोच इंसाफ को मुतासिर करती है? बिल्कुल जी, एज फार एज FIR इज कंसर्न, हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स की जुरिस्प्रूडेंस इस पे डेवलप हुई है, जो केस लॉ के थ्रू, मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जो कंसिस्टेंट व्यू है, वो यही है कि FIR ना कोई इंसाइक्लोपीडिया है, ना FIR कोई सब्सटेंटिव एविडेंस है। अच्छा। FIR का मकसद हमारे कानून में, हमारी सुपीरियर जुडिशरी के प्रिंसिपल्स के, जजमेंट्स के राइट में सिर्फ ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के व्हील्स को मोशन में कर दें, यानी हमारा फौजदारी निज़ाम स्टार्ट FIR से होता है। ठीक है। लेकिन एक परसेप्शन बनी हुई है कि जी बस FIR कट गई है तो यही है बंदा, बस यही है, हालांकि ये ना कानून में ना आईन में। अच्छा। और अक्सर हम FIR को मजबूत करने के लिए ऐसी चीजें कर लेते हैं कि जिसका फायदा फिर ट्रायल में मुलजिम को मिल जाता है। अच्छा। अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, इधर अगर खुदा ना खास्ता कोई वकूआ हो जाता है और अगर मुलजिम को हम आम लोग ही गिरफ्तार कर लेते हैं या कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेता है, तो पुलिस बजाय इसके कि इन टर्म्स ऑफ द इंसिडेंट एक्चुअली FIR रजिस्टर करे कि जी इधर हम गश्त पे थे या वकूआ इस तरह हुआ और हमने एक बंदे को पकड़ा और उसके साथ पिस्टल वगैरह रिकवर किया, इंस्टेड ऑफ नरेटिंग द रियल फैक्ट्स इन द शेप ऑफ द FIR, वो करेगी क्या? जो मकतूल पार्टी है या जो एग्रीव्ड पार्टी है, उनकी लीगल एड्स के साथ पहले कांटेक्ट करें कि आप आ जाएं,
आप किस पे पर्चा करना चाहते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। कहने का मकसद ये कि एफआईआर को हमने खुद अनड्यू इंपॉर्टेंस दी, और वो इसलिए दिए क्योंकि हमारे लोग इंटरिम रिलीफ पे बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बस केस के साथ देखेंगे, बस जमानत खारिज हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। 3-4 साल पड़ा रहे फिर देखेंगे। तो हम लोग, क्योंकि अगर डिले इतना ज्यादा है हमारे सिस्टम में कि उस डिले की वजह से हम इंटरिम रिलीफ को बहुत ही प्रेफरेंस की निगाह से देखते हैं। कहते हैं कि बस जमानत खारिज हो जाए या जमानत मिल जाए, बाकी देखेंगे। तो उसकी वजह से हम एफआईआर, और जमानत क्योंकि टेंटेटिव असेसमेंट की ज़ुमरे में होती है तो उसमें फिर एफआईआर बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो उस चीज को जमानत के हद की तक अपने केस को मजबूत करने के लिए हम एफआईआर को अननेसेसरीली इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हालांकि ये कानून का मैंडेट नहीं है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी प्रोग्रेसिव एफआईआर की। निशानदही किस तरह होती है कि ये जो एफआईआर ये प्रोग्रेसिव है, और साथ ही साथ आइन ने इसको क्यों गैर आइनी करार दिया अदालतों ने? देखिए जी, आइन के आर्टिकल 10, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज आप हम बहैसियत सिटीजन या शहरी पाकिस्तान को दिए, उसमें सबसे जो बेसिक और सबसे जो सेक्रेड मैं कहूँगा फंडामेंटल राइट है वो राइट टू लाइफ है। अच्छा। वो ये है कि मुझे मावराए कानून या मावराए आइन ट्रीट नहीं किया होगा। ठीक है जी। एक बंदा है, लेट्स अज्यूम उसके खिलाफ एक एफआईआर हुई है नारकोटिक्स की, ठीक है। अक्सर बस उस बेचारे के खिलाफ एक हुई होगी या ठीक हुई होगी या गलत हुई होगी, लेकिन वो बस पुलिस के उसमें आ गया, निशानदेही में आ गया। अब वो बेचारा घर बैठा है, पुलिस अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए, प्रोग्रेस शो करने के लिए वो घर में बैठ के उसको घर से गिरफ्तार करके एफआईआर को कुछ इस तरह रोक देंगे कि जी मैं फलां की जगह पर गश्त कर रहा था, मुखबर खास ने इतला दी कि फलां का 1 किलो 2 किलो चर्स के साथ उधर जा रहा था, मैंने उसको मौके पर पकड़े और किलो 2 किलो चर्स रिकवर कर दिए। प्रोग्रेस एफआईआर बेसिकली ये पुलिस की अपनी एफिशिएंसी के लिए होते हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी इसको हाई अप से दिखाए। मसला ये है कि प्रोग्रेस एफआईआर एक बड़ा रियल फिनोमेना है। हम सब इसको मानते हैं, ये कानूनी बिल्कुल गलत चीज है, लेकिन हम सब इसको मानते हैं कि ये प्रोग्रेस एफआईआर ही है जो होते हैं। पुलिस वाले खुद भी इसको मानते हैं, लेकिन वो कभी एडमिट नहीं करते। वो कहते कि नहीं हमारे सारे एफआईआर जेन्युइन है, हालांकि ऐसा है नहीं। वो हर साल दूसरे साल से ज्यादा एफआईआर करने के चक्रों में प्रोग्रेस एफआईआर करते थे, जिसका कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। कानूनी हैसियत भी नहीं जी, हकायक का भी हैसियत नहीं है। लेकिन मसला ये कि प्रोग्रेस एफआईआर भी मेरे खिलाफ रजिस्टर हो जाए, मैं फिर भी वकील को फीस दूंगा, मैं फिर भी जेल जाऊंगा, मैं फिर भी 10-20 दिन अपने बच्चों से ताल्लुक में रहूंगा, जेल में रहूंगा, मेरी बेइज्जती भी होगी। वो हमारा माशरा ऐसा है, माशरा इस तरह। हालांकि ये होता प्रोग्रेस एफआईआर है, लेकिन अभी तक आप किसी को, आम इंसान को तो ये नहीं आप बता सकते कि ये एफआईआर जो है प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल जी। यहाँ हमारे यहाँ एक और टर्म भी यूज होती है आम लैंग्वेज में, कच्ची एफआईआर काटी गई है। हाँ वो जी, वो रोजनाम चाहे, लेकिन कहने का मकसद मैडम सिर्फ ये है ना कि ये जो हमने, ये जो जजमेंट है भी लार्जर बेंच की, तो दिस इज द फर्स्ट जजमेंट इन विच द इशू ऑफ प्रोग्रेस एफआईआर वाज कॉम्प्रिहेंसिवली डेल्ट विद। ओके। कि ये है क्या, ये क्यों होते और ये इसकी क्यों रोकथाम जरूरी है। सही। तो होपफुली हमारा मसला फिर वही है कि हम सच नहीं बोलते। हम अगर आपस में सच बोले कि जी हाँ ये प्रॉब्लम है, इवन एट द लेवल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट अगर ये प्रोग्रेस एफआईआर को छोड़ दे तो तब जेन्युइन एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी। सही। बैरिस्टर साहब, पुलिस की नाकामी चालान जमा कराने में क्या किसी मुल्जिम के इंसाफ के सिस्टम को डिले करती असरअंदाज होती है? बिल्कुल जी। हमारा आइन इस लिहाज से बड़ा यूनिक है कि हमारे आइन में आर्टिकल 10A के तहत राइट टू फेयर ट्रायल बाकायदा कोडिफाई हुआ है। बहुत से आइनों में, मतलब बहुत से नहीं, सारे आइनों में राइट टू फेयर ट्रायल है, लेकिन वो कोडिफाइड नहीं है। अच्छा। हमारा तो इतना इंपॉर्टेंट है कि दैट हैड टू बी कोडिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एंड दैट टू थ्रू एन अमेंडमेंट। ठीक है जी। तो राइट टू फेयर ट्रायल में आपका ये ट्रायल भी है कि आपका केस जल्द अज जल्द खत्म हो। अगर आप मुद्दई हो या आप मुल्जिम हो तो कानून आइन ने आपको ये हक दिया कि आपका केस जल्द अज जल्द खत्म हो। अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी का मसला हो फॉर इंस्टेंस, या एफआईआर का कोई केस हो, अगर उसमें 10 साल बाद मुझे जाके इंसाफ मिलता है तो अगर मैं मुद्दई हूं तो मुझे नामुकम्मल इंसाफ मिला, और अगर मैं मुल्जिम हूं, वेरी ग्लैड कि आप लॉ सिस्टम का जुडिशरी का हिस्सा और आप ये बात करें जो कि आम इंसान की ये बात है।
देखिए इस तरह है ना कि जुडिशरी हमारे बड़ी रिस्पेक्टेबल जुडिशरी है, हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल लॉयर्स हैं। मैं ये बात बड़े कभी कभी Humble दोस्त वगैरह से बैठते तो मैं कहता हूँ कि हम वकील और हमारी जुडिशरी जितनी काम करती है वो पाकिस्तान में कोई और डिपार्टमेंट नहीं है जितना हमारी तरह काम करते हैं। लेकिन बस बद से बदनाम बुरा वाली बात है, डिले किसी और वजह से होता है और बदनाम आप लोग बदनाम हम लोग होते हैं। वकला ज्यादा बदनाम होते हैं, जजेस साहिबान भी बदनाम होते हैं, लेकिन हमारी वजह से इतना डिले का कॉज नहीं है जी, जो और स्टेक होल्डर्स की वजह से। बैरिस्टर साहब, ये जो हालिया जजमेंट है इससे प्रोसिक्यूशन जो है कितनी मजबूत हुई है, और साथ ही साथ क्या इससे केसेस में बेहतरी होगी? देखिए उम्मीद तो यही है कि प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने से केसेस की इन्वेस्टिगेशन या केसेस की जो कन्विक्शन लेवल जिसको हम कहते हैं वो भी इम्प्रूव होगी। और प्रोसिक्यूशन तो काफ़ी हद से इसलिए इम्प्रूव हुई है क्योंकि इस जजमेंट के थ्रू इंडिपेंडेंट एफएसएल की बाबत, फंडिंग्स के बाबत, प्रोसिक्यूशन को जो पावर्स दिए, सुपरविजनरी रोल्स दिए हैं, आईओस के ऊपर जो उनका जो एक हद तक ओवरहॉलिंग की है उन्होंने प्रोसिक्यूशन के रोल पे, तो होपफुली जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो इससे प्रोसिक्यूशन के बाजू काफ़ी हद तक मजबूत होंगे। और जब प्रोसिक्यूशन मजबूत होगी तो दैट वुड inevitably lead to better investigation, and better investigation would inevitably lead to a better conviction ratio. हालांकि मेरे लिहाज से, और बल्कि ये मैं अगर कोई हमें कहता है कि पाकिस्तान या हमारे सूबे में कन्विक्शन लेवल कम है तो वो ठीक है, कम है, लेकिन कन्विक्शन लेवल के साथ रूल ऑफ लॉ को जोड़ना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि अदालत का कन्विक्शन या एक्विटल से कोई काम नहीं होगा। बहैसियत वकील मेरा भी कन्विक्शन और एक्विटल से कोई काम नहीं है। मैं अपने क्लाइंट को विद इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी एंड एथिकल नॉर्म्स को कंसिडर करते हुए मैं उसको डिफेंड करूंगा। बाकी इट इज़ बियॉन्ड मी कि उसकी कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है। ऐसी अदालत का भी मतलब कन्विक्शन एक्विटल जो करती है अदालत, तो वो भी रिकॉर्ड और उस पर करती है। तो ये हमारा कन्विक्शन लेवल लो है, लेकिन वो कोई इतना मसला नहीं है एज लॉन्ग एज रूल ऑफ लॉ या कन्विक्शंस या एक्विटल्स जो हो रहे तो वो ठीक तरीके से हो रहे, तो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू। सही। बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्रेसिव एफआईआर की बात की, फिर झूठे केसेस की आपने बात की, तो क्या सजाएं मिलेंगी कि अगर किसी ने झूठी एफआईआर की, किसी मिसाल की, तो लेट्स से कि अनमोल ने XYZ पे झूठी एफआईआर कर दी है, तो पुटिंग अनमोल एज एन एग्जांपल, क्या मुझे सज़ा मिलेगी? साथ ही साथ ये कि मेरे खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मौजूदा कवानीन में वो शिक मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है जी। इस तरह है कि अगर अनमोल मैडम मेरे खिलाफ झूठा 302 का दावा करेगी, एंड 302 नहीं, एनी ऑफेंस, 302 में जरा थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, लेकिन एनी केस फॉर एग्जांपल, आजकल खवातीन, सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वुमन, लेकिन आजकल वो हरासमेंट का कुछ नहीं होता। मेरा बैरिस्टर साहब से कोई पर्सनल इशू है, मैंने कहा बैरिस्टर साहब आपने मुझे हरासा किया है, झूठा दावा मैंने आप पे कर दिया, फिर उस पे केस भी आ गया, एक ड्रामा क्रिएट हो गया, ऐसे में क्या होना चाहिए? वो तो जी देखिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में फर्क भी है, लेकिन चलिए अगर एक झूठा दावा मैं पुलिस के सामने पेश करता हूँ, ठीक है जी, तो पुलिस कानून अगर वो दावा काबिल दस्तंदाजी हो, मतलब वो नॉन टेक्निकल टर्म्स में जो जुर्म में एफआईआर होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ और मैं कहूँ कि जी एक बंदे ने मुझ पे फायर किया, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अनमोल मैडम ने आके मुझ पे tried to attack me, she tried to attack me, she fired at me, but luckily I escaped unhurt। और ये देखिए मेरे घर के सामने या मेरे चेंबर पे ये बुलेट मार्क्स है, इन्होंने फायर किया, और ये देखिए एंटीज भी है, दैट इज इट। मैं ये एफआईआर कर दूं तो कानूनन फिर एफआईआर आपके खिलाफ होगी लाजमी, ठीक है, क्योंकि एफआईआर कोई ये नहीं है कि कोई सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है कि जो एफआईआर में तो दिस इज द बाइबल ऑफ ट्रूथ और बस बात ये। बट आर पीपल, हमारे लोग तो यही समझते हैं जो एफआईआर में ये बिल्कुल ये इसने किया, ये अनफॉर्चुनेटली पुलिस भी समझती है, तो ये इसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं। अभी पुलिस ने आपका मेरा ये जो रिपोर्ट है वो अगर गलत भी हो वो लेंगी, ठीक है, वो ले लेंगे, एफआईआर आपके खिलाफ रजिस्टर होगा। अब कानून और आईन क्या कहते हैं कि ये नहीं कि मुंह उठा के अनमोल मैडम के पास चले गए और उनको गिरफ्तार कर दिए।
FIR में अनमोल मैडम का नाम है, लेकिन आप तफ्तीश तो करें कि ये जो आमिर जो कह रहा है तो ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। सही। अभी उन्होंने तफ्तीश कर दी, तफ्तीश के उनके मुताबिक आजकल तो CCTV कैमरास, CDRs, जियो फेंसिंग, फोरेंसिक बहुत एडवांसमेंट है। तो मतलब तफ्तीश भी आजकल इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था, स्पेसिफिकली टू कैच रॉन्ग या अनट्रूथफुल FIRs एलिगेशंस। उन्होंने तफ्तीश किया, तफ्तीश में पता लगा कि मैडम लंदन में IBMS सिस्टम है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उनसे रिपोर्ट मंगवा ली कि जी बिल्कुल मैडम हैड लेफ्ट पाकिस्तान ऑन द 20th of February एंड ऑन द 8th of March शी केम बैक टू पाकिस्तान। अभी मैं 5th of March को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मैडम पेशावर में ही और उन्होंने मुझ पे फायर किया। सही सही। अभी तफ्तीश हुई, तफ्तीश में पता लगा कि शी इज नॉट ओमनी प्रेजेंट तो नहीं हो सकती, वो लंदन में थी, अमेरिका में थी, इंग्लैंड में थी, और इधर इन्होंने पेशावर में उस पर दावेदारी कर दी। और मैडम की जो एलिबाई है दैट इज सब्सटेंशिएटेड थ्रू फॉरेंसिक ऑडिट, IBMS हो गए, पिक्चर्स हो गए, सो ऑन, टिकट हो गए, जो भी है। अब पुलिस को कानून ये राइट देती है कि जो FIR मैंने किया हो, झूठा FIR उसको पुलिस रूल्स के शिक 24.7 24.7 ऑफ पुलिस रूल्स के नीचे कैंसिल करें और मेरे खिलाफ 182 PPC की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। अच्छा। अभी 182 PPC क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी आपने मुझ पे बरायदा कत्ल फायरिंग की, 324 है, 324 में सजा 10 साल तक हुई, क्योंकि मैंने आप पे जो जुर्म लगाया है उसकी सजा 10 साल तक है, तो अभी 182 PPC में मुझे 10 साल तक जुर्म हो सकता है। अच्छा, तो जो मैं आपके लिए When you are proved wrong, अगर आप गलत साबित हुए तो जिस भी उसमें आपने मेरे ऊपर दावा ये किया, आप झूठे साबित होगे, उसी हिसाब से उतनी सजा आपको मिलेगी। बिल्कुल, विद फाइन एज वेल। वो फाइन के लिए 250 CRPC है, लेकिन दैट इज ओनली फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, आई विल नॉट गो देयर। सिर्फ मैं एक ये है कि एक सटल डिस्टिंक्शन इसमें है। एक तो ये कि आपका दावा दौरान तफ्तीश गलत साबित हुआ, ठीक है, तो जब दौरान तफ्तीश आपका दावा गलत साबित हुआ तो FIR कैंसिल हो गई और आपके खिलाफ 182 की कार्रवाई स्टार्ट हो गई। ठीक है। एक ये है कि एविडेंस रिकॉर्ड हो गई और आपके दावे पे अदालत ने यकीन नहीं किया, यानी FIR कैंसिल नहीं होती, क्वाश नहीं होती, लेकिन आप बरी हो जाती है। तो ऐसे सर्कमस्टांस में फिर ज़ाब्ता फौजदारी के नीचे कोई मैकेनिज्म नहीं है रिकवरी का, वो 250 है, लेकिन वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के। लेकिन ये है कि जो सिस्टम लिटिगेटिव सिस्टम है सिविल में आप क्रिमिनल पिटिशन कर सकते हैं, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक सूट हम उसको कहते हैं, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट कर सकते हैं आप मेरे खिलाफ कि इसने मेरे खिलाफ झूठा दावा किया, इस दावे की वजह से मेरे इतने पैसे वकील पे खर्च हुए, 10 दिन 20 दिन मैं जेल में रही हूँ, ये हुआ वो हुआ, मेरे इतना टाइम जाया हुआ, तो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फिर आप मेरे खिलाफ कर सकती है। वो उस इंस्टेंस में जब आपका दावे को पुलिस रद्द नहीं करती, लेकिन शक के बुनियाद पे या फॉर एग्जाम्पल अदालत की अप्रेजल के बुनियाद पे आप बरी हो जाती है। सही। ये भी बताएं बैरिस्टर साहब कि FIR को अगर हम ऑनलाइन कर दें, जितनी भी FIR केसेस होंगे, तो क्या ये निज़ाम में बेहतरी ला सकता है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो हमेशा से निज़ाम में बेहतरी लाएगा, ठीक है जी। FIR को ऑनलाइन पर से करने से मतलब निज़ाम शायद उसको, मेरे जैसा बंदा अगर कोई, शायद मैं कहूँ कि यार मैंने मैडम के खिलाफ पर्चा करना है, अगर मैं फिजिकली जाऊं मैडम के खिलाफ पर्चे के लिए और उसको पता हो कि ये गलत कह रहा है, ये हर दूसरे दिन आता है मैडम के खिलाफ पर्चा करता है, शायद वो आपके खिलाफ वो रिगर्स ऑफ ट्रायल बच जाए बाय नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। अगर ऑनलाइन में सिर्फ हो तो शायद बस मेरा और कोई काम ना हो, मैं एक ही बंदे के खिलाफ पर्चे करूं, क्योंकि वेक्सेशियस FIRs इज अ रियलिटी, प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन जनरली डिजिटाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है, हमें भी जाना चाहिए और बेहतर ही होगा कि हम जाए। अगर हम डिजिटलाइज कर लेते हैं FIRs को, तो अगर इसमें जो फेक FIRs या प्रोग्रेसिव FIRs है, वो कितना एक पर्सन की पर्सनालिटी को या उसकी इमेज को, प्रोफेशन को डैमेज कर सकती है? देखिए जी, प्रोग्रेस FIRs तो अनफॉर्चुनेटली इतने कॉमन हो गए पाकिस्तान में कि अभी तो हर बंदे को पता था कि यार ये सियासी FIR है, ये प्रोग्रेस FIR है, तो इफ एनीथिंग उस बंदे को इसकी और भी इज्जत अफजाई हो जाती है कि यार ये ठीक बंदा है, इसके पीछे FIR हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली एक तो ये एस्पेक्ट भी है, लेकिन जनरली स्पीकिंग खानदान के अंदर देखिए एक शरीफ बंदा हो, वाइट कॉलर्ड बंदा हो, उसके खिलाफ
वो एक दिन भी जेल जाए तो नहीं, हमारे तो सिस्टम में हमारा तो जो माशरा है वो ऐसा, अगर आपके घर के बाहर पुलिस चली गई ना तो पूरे मोहल्ले में आप मुंह नहीं दिखा सकते, अगर आप वही आपकी बात इज्जतदार हैं तो। वरना तो हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ा फख्र फील करते हैं, ब्याह रहा करो पुलिस फिर आ गई है, जमाना गट बदमाश निश्ता। जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। बैरिस्टर साहब, आखिर में ये बताएं कि अगर आपको मैं ऐसी एक मौका दूं जिसमें आप फौरी 3 इस्लाहात ला सकें इसी निज़ाम में इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए, तो वो क्या है 3 इस्लाहात होंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, लेकिन इस्लाह हमेशा अपने आप से शुरू होती है। तो पहली इस्लाह की अगर मैं बात करूंगा, ये लीगल इस्लाह नहीं है, लेकिन एक ये है कि पहला इस्लाह मैं ये करूंगा कि मैं अपना इस्लाह करूं कि बहैसियत कौम हम थोड़ा सच्चाई की तरफ जाए, थोड़ा अल्लाह से डरे, आवाम से ना डरे, लोगों से ना डरे, अल्लाह से डरे। सच बात है, अगर मैं और आप सच्ची गवाही देने स्टार्ट होंगे तो ये पुलिस वाले झूठी मुद्दईयत में FIRs भी नहीं करे, लेकिन अगर मैं और आप ये स्टार्ट कर ले, एक ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान इज इन डायर नीड ऑफ डी लेजिस्लेशन। अच्छा, हमने अनफॉर्चुनेटली एक फील्ड पे इतनी लेजिस्लेशन कर दी कि हमने हुलिया ही बिगाड़ दिया, और हम ये सोचते नहीं है कि हम किस मकसद के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग लॉस को हम कंसिडर ही नहीं करते, कोई फिर ऐसी अजीब किस्म की लिटिगेशन प्रॉब्लम्स में हम आम लिटिगेंट को ले आते। तो एक तो डी लेजिस्लेशन चाहिए, एक अपना इस्लाह, और तीसरा जो अगर मैं कहूँगा तो वो भी आई डोंट नो कि इसको इस्लाह के जुमरे में हम ले पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो अगर मेरी ये होगी कि जो ये हमारे कानून में लिखा है, मैं ये स्पेशल लॉस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजों की कानून की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये बड़ा आर्केक हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया। मैं कहता हूँ इसी आर्केक और ऑब्सोल्यूट कानून को आप मन और अन इम्प्लीमेंट करें। 1-2 SHOs को आप घर भेजें, ठीक है, फॉर रॉन्ग FIRs, फॉर फॉल्स चार्ज। 1-2 SSP, CCPO, IGs को आप ले आए अदालत और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवाए कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्यों करते, आप आईन और कानून से मावरा किस तरह है। मेरे पास बंदूक होगी तो बस मैं कहूंगा कि मेरा अपना ब्रांड ऑफ जस्टिस है, मैं कहता हूं कि आप बस बेगुनाह, आप गुनाहगार है तो मैं बस आपको मारूंगा। तो फिर आईन का गया, अदालतें कहाँ चली गई, ड्यू प्रोसेस कहाँ चला गया। तो कहने का मकसद ये कि ये जो हमारे लॉज है, तीसरा इस्लाह ये कि इसकी मन और अन इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा। और अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हम प्रोग्रेस FIRs को भी रोक पाएंगे, फॉल्स FIRs को भी रोक पाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट विद टाइम। हम शॉर्टकट के पीछे जा रहे हैं, शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इतने कम वक्त में हमारी ये कोशिश थी कि जो इन्होंने ये जजमेंट पास करवाई है, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में ये पहली जजमेंट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इन वकला ने पेश कराई है, इन जुडिशरी ने पेश कराई है, जिसमें सिर्फ इनका एक ही मकसद था कि इफ़ जस्टिस इज़ डिलेड देन इट इज़ डिनाइड। तो उसी जस्टिस को लोगों तक लाने के लिए ये जजमेंट पास हुई है। और मेरी ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट होगी उन तमाम लोगों से, ख़ास तौर पे वो जो सियासी नुमाइंदीन हैं जो लोगों का नैरेटिव बिल्ड करते हैं, कि हमारी जुडिशरी, हमारे वकला या उन तमाम इदारों के लिए जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है, लॉ का हिस्सा है, नेगेटिव कॉनोटेशन या नेगेटिव ब्रांडिंग उनकी ना करें। और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए जो अपनी ज़ातियात के उस पर किसी पे FIR करते हैं या झूठे दावे करते हैं, तो अब हमारा कानून है वो इतना मजबूत हो चुका है कि अगर आप झूठे साबित हो गए तो वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी को लेकर अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।